हम सभी के एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले हैं, किसी के शुरू भी हो चुके हैं और स्पेशली जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो बच्चे बहुत ज़्यादा टेंस हो जाते हैं एंड इनफैक्ट बच्चों से ज़्यादा बच्चों के माता पिता टेंशन में आ जाते हैं। वो एक सोसाइटी में एक अपने आप में एक बहुत प्रेशर क्रिएट हो जाता है। उस प्रेशर में बच्चा टेंशन में ना भी आना चाहे तो उसको टेंशन हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस सोसाइटी में हम लोग आज रहते हैं, इस सोसाइटी में कंपटीशन बहुत है। सभी लोग टॉप पर आना चाहते हैं और सोसाइटी में प्रमोट किया जा रहा है जो टॉपर है उसी की वैल्यू है। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं हो, आप अच्छे मार्क्स नहीं लेके आते तो प्रैक्टिकली आपको कोई पूछेगा नहीं। ये एक बहुत बड़ी अपने आप में प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है कि हम तो सोसाइटी में ही रह रहे हैं। सोसाइटी में रहते हुए ऐसा तो है नहीं कि हम अपने आप को सोसाइटी से बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो सोसाइटी में रहते हुए कंपटीशन का हिस्सा हम लोग बन चुके हैं एंड ये जो संसार है, ये संसार संघर्षों से भरा हुआ है। हमें जीवन में समय समय पर अलग अलग प्रकार से चुनौतियों का सामना करना होगा। उन संघर्षों में ही कई बार हमें परीक्षाएं भी देनी होंगी। कई बार वो परीक्षाएं बहुत ज़्यादा कठिन होती हैं, कई बार वो परीक्षाएं बहुत सरल होती हैं। अलग अलग कैटेगरीज हैं परीक्षाओं की। एंड अभी आप लोग क्योंकि स्टूडेंट हैं तो एज ए स्टूडेंट आपको लग सकता है ओ 10th के एग्ज़ाम, 12th के एग्ज़ाम, 10th एंड 12th के एग्ज़ाम्स को एक बहुत बड़ा अपने आप में उसको एक हवा बना दिया जाता है सोसाइटी में। इन रियलिटी जो मेरा एक्सपीरियंस है, जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो, एग्ज़ाम दे के आ जाते हो और जब आपका रिजल्ट आता है तो प्रैक्टिकली आप खुद फील कर सकते हैं कि ऐसा कोई उसमें हवा नहीं है, केवल सोसाइटी ने उसको क्रिएट किया हुआ है। एंड कई बार हम लोग उस प्रेशर में दब जाते हैं एंड एज स्टूडेंट हमें कभी भी उस प्रेशर से नहीं दबना। एंड इनफैक्ट यही एडवाइस पेरेंट्स के लिए भी है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर कि भाई 10th का एग्ज़ाम है, बोर्ड के एग्ज़ाम है, 12th के एग्ज़ाम है, वो प्रेशर हमें क्रिएट करने की कोई नीड नहीं है। क्योंकि एज पेरेंट्स हम भी वो प्रेशर क्रिएट करते हैं, सोसाइटी भी वो प्रेशर क्रिएट करती है, स्कूल में भी वो प्रेशर क्रिएट किया जाता है। सभी जगह वो प्रेशर जो होता है, वो प्रेशर बहुत पावरफुल तरीके से क्रिएट किया जाता है। उसका रिजल्टेंट इम्पैक्ट क्या होता है? बच्चे कई बार टेंशन में चले जाते हैं, बच्चों को एंग्जाइटी हो जाती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं और ऐसा भी देखा गया है टाइम टू टाइम, कई बार बच्चे जो है वो सुसाइड भी कर लेते हैं। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है सोसाइटी की। तो हमें इस एग्ज़ाम के प्रेशर को कैसे डील करना है, तो इसके कुछ टिप्स मैं भी आपके साथ शेयर करूँगा। सिंपल शब्दों में ABCD एंड कुछ एक दो एलिमेंट्स हम उसमें और ऐड करेंगे। इस ABCD फॉर्मूला को आप याद कर लीजिएगा, इसको अप्लाई करिएगा एंड आई एम श्योर आप एक अच्छे मुकाम पर पहुंच जाएंगे इन सम वे और अदर। एंड इनफैक्ट ऐसा भी होता है, बिकॉज आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस, ऐसा भी होता है जब आप एग्ज़ाम्स देते हैं तो हम सब ना अपने आप अपना एक टारगेट डिसाइड करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो कहते हैं नहीं, मैं तो आई वॉन्ट टू बी इन टॉप 3। जब तक मैं टॉप 3 में नहीं आऊँगा आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ टू बी ए गुड स्टूडेंट। वो हमेशा वो टॉप का टारगेट करते हैं। वो कुछ ऐसे भी होता है क्लास में वो फर्स्ट नंबर 1 पे आना है मुझे। एंड कुछ ऐसे होते हैं वो कहते हैं पास हो जाएंगे बहुत है, किस चीज़ की चिंता है, किस चीज़ के बारे में इतना सोचना है। तो अलग अलग कैटेगरीज होती है स्टूडेंट की। अगेन वो कैटेगरी हम किस बेसिस पे चूज़ करते हैं? वो कैटेगरी या तो हमारे पेरेंट्स हमसे चूज़ करवाते हैं कि भैया नहीं आपको फर्स्ट ही आना है, या हम खुद इतने ज़्यादा डिटरमिन्ड होते हैं, हम खुद ही अपना टारगेट हाई सेट करते हैं बिकॉज हम चाहते हैं कि हम टॉप पे पहुँचें। और नहीं तो कई बार सोसाइटी जो होती है, सोसाइटी के प्रेशर में आकर, क्योंकि सोसाइटी में रिकॉग्निशन किसको मिलता है? किसको मिलता है रिकॉग्निशन? जो टॉप पे होता है उसको रिकॉग्निशन मिलता है। जो बेचारा पास हो जाता है या जिसके अच्छे नंबर भी आते हैं,
प्रैक्टिकली उसको कोई पूछता नहीं है अनफॉर्चुनेटली। बट अगेन रिमेंबर ए रूल ऑफ लाइफ कि ये जो एग्ज़ाम आप लोग दे रहे हैं, ये एग्ज़ाम बहुत छोटे हैं। आप जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम से गुजरना होगा। कई एग्ज़ाम्स ऐसे होंगे जब आप इनफैक्ट डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं। आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमें अभी क्या करना चाहिए, अभी हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। ABCD हमारा जो फॉर्मूला है, सबसे पहला, जब भी आप अपनी लाइफ में एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं तो फोकस ऑन योर एक्शन, नॉट ऑन द रिजल्ट। एक्शन क्या है, उस समय की क्या जरूरत है, क्या जरूरत होती है एग्जाम के समय? तैयारी करनी है ना। कई बार लोग इसी एंग्जाइटी में फंस के मर जाते हैं कि भैया रिजल्ट क्या आएगा। रिजल्ट के बारे में किसने बोला है आपको सोचने के लिए? आपको फोकस करना है आपके एक्शन के ऊपर। आप अपना काम करो एंड लेट द टाइम डिसाइड कि उसका रिजल्ट क्या होगा। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सेंट्रल टीचिंग हमारी भगवद गीता की भी यही है कि भाई आप अपना कर्म करो। अर्जुन से भगवान कृष्ण ने यही कहा कि तुम्हें कर्म करने का तो अधिकार है, बट उस कर्म के फल के ऊपर तुम्हारा अधिकार नहीं है। यानी कि रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है। रिजल्ट बहुत सारे और फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। आप अपनी तरफ से तैयारी कर सकते हैं, आप तैयारी करिए एंड इट इज़ वेरी गुड। हम सबको तैयारी करनी चाहिए, हमें अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करनी चाहिए। तो हमारा फोकस किसके ऊपर हो गया, यानी कि A फॉर एक्शन। हम सभी का फोकस एक्शन के ऊपर होना चाहिए, यानी कि प्रिपरेशंस के ऊपर होना चाहिए। दिस इज फर्स्ट फंडामेंटल रूल। सेकेंड रूल, जब आप स्टडीज करते हैं तो ब्रेक, B फॉर ब्रेक, टेक ए ब्रेक। आप बैठे हुए किताबें खोल के आप कह रहे हैं नहीं मैं एक ही दिन में सब कुछ करूँगा, इकट्ठा बैठ गया मैं 7 घंटे 8 घंटे पढ़ता रहूँगा। प्रैक्टिकली हम सबके ब्रेन की एक कैपेसिटी है चीज़ों को एब्जॉर्ब करने की, राइट? हम सबकी कैपेसिटी है और हर इंडिविजुअल की कैपेसिटी अलग अलग है। तो आइडियली इट इज़ सजेस्टेड कि आप अपनी लाइफ में जब पढ़ने का टारगेट सेट करते हैं तो 1 घंटा 1.5 घंटे मैक्सिमम का टारगेट रखिए। इससे ज़्यादा टारगेट मत सेट करिए। टेक ए ब्रेक फॉर 10 मिनट्स। ऐसा ना हो कि वो 10 मिनट का ब्रेक 1 घंटा हो गया, तो आपने पढ़ाई के लिए टाइम दिया 10 मिनट। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पढ़ाई करनी है कितनी देर, कम से कम मिनिमम 1 घंटा, एंड गिव ए ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स एंड नॉट वाइज वर्सा। ठीक है? सो दिस इज द सेकेंड प्रिंसिपल, गिव ए ब्रेक। और लाइफ में हम कुछ भी करते हैं, अगर हम कॉन्टिन्यूसली वो चीज़ करते रहेंगे, बैठे रहेंगे, हम बोर हो जाएंगे। वी नीड फ्रेश माइंड टू डू ए फ्रेश स्टार्ट, एंड टू हैव एनीथिंग फ्रेश उसके लिए हमें ब्रेक चाहिए होता है। जैसे हम डेली सुबह जल्दी उठते हैं, हम रात को क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं। वो जो रात का रेस्ट है वो हमारे लिए क्या है, ब्रेक है ना। सुबह फिर आप उठते हो, देन यू स्टार्ट ए फ्रेश डे। इट्स ए स्टैंडर्ड रूल। तो गिव ए ब्रेक, एक पॉज दो, देन रीस्टार्ट। भगवान ने हमारी लाइफ को ऐसे ही डिज़ाइन किया है। भगवान कभी भी किसी से ये नहीं कहते कि आप 4 घंटे 4 दिन जागे रहो फिर एकदम से सो जाओ, राइट? यू हैव टू sleep, then you have to study or you have to do some action in your life. So this is the concept, B for break. Then the third principle is C for consistent. Normally होता क्या है, जब हम एग्ज़ाम्स की बात करते हैं तो हम सब लोग जब वो एग्ज़ाम का फेज़ होता है, हम उस फेज़ में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि भाई एग्ज़ाम टाइम है। अगर आपने
पूरे साल अच्छे से तैयारी की है, एक प्रॉपर टाइम दिया है डेली, अपने टाइम को अच्छे से इन्वेस्ट किया है, तो फिर आपको वरी होगी नहीं एग्ज़ाम के टाइम, क्योंकि आपने पूरे टाइम पूरे ईयर कंसिस्टेंटली पढ़ाई की है। तो अब हो सकता है फॉर एग्जांपल आपके एग्ज़ाम्स होंगे, किसी का मार्च में एग्ज़ाम होगा, किसी के फ़ेब में एग्ज़ाम्स होंगे। जो भी वो एग्ज़ाम्स हैं, ये मत सोचिए कि हम जब वो एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ेंगे, 2 दिन पहले पढ़ेंगे। यू हैव टाइम एट योर डिस्पोजल। आप अभी से ही एक कंसिस्टेंट टाइम स्लॉट सेट करिए कि भाई रेगुलरली हम इतनी देर तो डेली पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। वेरी बेसिक रूल। C for कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी इतनी इजीली डेवलप नहीं होती लाइफ में किसी चीज़ को लेके। जैसे फॉर एग्जांपल हम आप सबसे कहते हैं कि बीइंग ए स्टूडेंट इट इज़ योर ड्यूटी टू चैंट करो, मिनिमम एक मिनिमम का टारगेट सेट करो, उस मिनिमम टारगेट पे काम करो रेगुलरली। बिकॉज वी आर नॉट कंसिस्टेंट, उसका रिजल्ट क्या होता है? कभी हमारी चैंटिंग बहुत रेगुलर ठीक से चलेगी, कभी वो एकदम से 0 पे आ जाएगी, बिकॉज वी आर नॉट कंसिस्टेंट। लाइफ में किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए, किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए कंसिस्टेंसी इज नीडेड। और एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कंसिस्टेंसी इज नीडेड। विदाउट कंसिस्टेंसी हमारी लाइफ में चीज़ें नहीं चलेंगी। तो ये हो गया C for consistent. And then fourth is D. What is D? D का क्या मतलब है? D stands for your destiny. सोसाइटी में डेस्टिनी के बारे में नॉर्मली कोई बात नहीं करता। देखिए, ऐसा हो सकता है कि आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से प्रिपरेशंस करें, एग्ज़ाम्स के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करी आपने, ठीक है, और आपने पूरे साल भी तैयारी करी, यू आर ए कंसिस्टेंट स्टूडेंट, आपने पूरे रेगुलर बेसिस पे अपने एग्ज़ाम्स के लिए जी जान लगा दिया, दिन दोगुनी रात चौगुनी आपने मेहनत की है। बट समहाउ अब जब एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए तो समहाउ आपके माइंड में उस क्वेश्चन का आंसर क्लिक नहीं हुआ। इट कैन हैपन एंड इट ऑफन हैपन्स। तो अल्टीमेटली हम एग्ज़ाम के समय क्या रिमेंबर करेंगे, कितना रिमेंबर करेंगे, हम उसको बहुत ज़्यादा असेस नहीं कर सकते। हम अपनी तरफ से अच्छी तरह प्रिपेयर ज़रूर कर सकते हैं, बट उस समय माइंड किस वेवलेंथ पे काम करेगा हमें नहीं पता। सो व्हाट इज़ द रूल? डेस्टिनी हैज़ इट्स रोल टू प्ले। हमारी डेस्टिनी के बेसिस पे हमारे विचार बनते हैं, बट हम अपनी डेस्टिनी को क्रिएट नहीं कर सकते। हम फ्यूचर की डेस्टिनी, फ्यूचर ज़रूर क्रिएट कर सकते हैं बेस्ड ऑन आवर करंट एक्शन, बट केवल हमारे करंट एक्शन से भी काम नहीं चलता। तो एक भगवद गीता का जो स्टूडेंट होगा, जैसे आप सब भगवद गीता पढ़ रहे हैं अभी, तो बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ भगवद गीता, डोंट बी ओवर कंसर्न। आप अपनी तरफ से एफर्ट जरूर करिएगा, बट कंसर्न मत होइएगा, ठीक है। तो ये हो गया फोर्थ एलिमेंट, दैट डेस्टिनी हैज इट्स रोल टू प्ले। एंड देन फिफ्थ इज अगेन द स्टैंडर्ड थिंग, एफर्ट। अपनी तरफ से पूरा प्रयास करो। अब आप कहोगे कि भाई जब डेस्टिनी का रोल है तो फिर प्रयास की क्या आवश्यकता है? When D is there, what is the role of E? आता है पॉइंट माइंड में? नहीं आता। जब सब कुछ डेस्टिनी ने करना है तो E का क्या रोल है? When D is there, still E का रोल होता है, बिकॉज हम मेंटली सेटिस्फाई होते हैं जब हम किसी चीज़ के लिए कुछ एफर्ट करते हैं, कुछ तैयारी करते हैं। एक मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हमने प्रयास किया था अपनी तरफ से, या हम सोसाइटी में एटलीस्ट वी आर इन अ पोजीशन टू स्पीक अप कि भाई हमने तो तैयारी करी थी, अब ठीक है चीज़ें नहीं हुई हमारे अकॉर्डिंग, हमने अपनी तरफ से तैयारी पूरी करी थी। तो एफर्ट्स हमारे हाथ में हैं
डेस्टिनी हमारे हाथ में नहीं है। डेस्टिनी जो हम ऑलरेडी कार्व कर चुके हैं वो तो कार्व्ड है। हमारा भाग्य हम अपने आप ऑलरेडी कार्व कर चुके हैं, उसको हम ज़्यादा टच नहीं कर सकते। हम किस चीज़ को टच कर सकते हैं? हम अपने एफर्ट्स को टच कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आप अपनी तरफ से एफर्ट्स पूरे करिए। एफर्ट्स करेंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। बाकी डेस्टिनी विल हैव इट्स ओन एलिमेंट, बट हमारे हाथ में एफर्ट्स हैं। हमारे एफर्ट्स के थ्रू हम अपने आप को भी सेटिस्फाई कर पाएंगे, प्लस सोसाइटी भी हमसे सेटिस्फाइड रहेगी। हमारे पेरेंट्स भी हमसे संतुष्ट रहेंगे कि हाँ भाई, बच्चे ने मेहनत तो करी थी भाई, बच्चा लगा ही रहता था सुबह से शाम तक, अब नहीं हुआ कोई बात नहीं, इट्स ओके। जो अच्छे पेरेंट्स होते हैं वो ऐसे रिकॉग्नाइज करते हैं, मतलब उन्हें समझ है। अब जो बेचारे सारे दिन बच्चों को ही कोसते रहें कि भाई तुमने क्या किया था क्या, अरे हर किसी की अपनी एक लिमिट है, ठीक है। सो वी शुड बी स्टिक अराउंड द लिमिट्स। हमें अपनी लिमिट को क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। ये कौन सा पॉइंट हो गया? ई। ई स्टैंड्स फॉर एफर्ट्स। नाउ द लास्ट पॉइंट, ABCDEF की जर्नी एग्जाम्स की प्रिपरेशंस में। F स्टैंड्स फॉर फोकस। अगेन लाइफ में आपको कुछ भी करना है तो आपका फोकस जो है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और किसी भी चीज के ऊपर फोकस बनाने के लिए दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। क्या हैं वो दो चीजें? फर्स्ट इज कि हमारे आसपास जो भी ऑब्जेक्ट है जो हमारे उस फोकस को डाइवर्ट कर रहा है, हम अपने आप को उस ऑब्जेक्ट से डिस्टेंट पर ले जाएं, दूर कर लें। ऐसा हो सकता है हमारे फ्रेंड्स ही हमें डिस्ट्रैक्ट करना शुरू कर दें। कर सकते हैं फ्रेंड्स डिस्ट्रैक्ट, इनफैक्ट फ्रेंड्स बहुत होते हैं जो डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमें अपने आप को उन फ्रेंड से दूर रखना होगा। दे आर डिस्ट्रैक्शन फॉर अस व्हेन इट कम्स टू एग्जाम्स। हम तैयारी कर रहे हैं, वो बार बार फ़ोन करके कह रहे हैं कि वो वही आज आ जा, इधर आ जा, उधर आ जा। तो इट इज़ ए शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम। तो फोकस में जो भी ऑब्जेक्ट है डिस्ट्रैक्शन वाला, आप उस ऑब्जेक्ट से अपने आप को दूर कर लेते हो। इट कुड बी योर ओन मोबाइल, टेलीविज़न, ये सब चीज़ें डिस्ट्रैक्शन है। सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन इनफैक्ट यही हैं। एंड द सेकेंड पार्ट इज विद इन फोकस इज कि आपको खुद ही डिसाइड करना है क्यों करना है, कैसे करना है, कितना करना है। जब तक आपका क्यों क्लियर नहीं होगा ना, तो चीज़ें ट्रैक पे नहीं चलेंगी। अगर आपका क्यों क्लियर होगा तो बार बार आप अपने फोकस के ऊपर एक्ट कर पाएंगे। जिस चीज़ के ऊपर आपका फोकस होगा तो आपको बार बार रिमाइंड करना है कि आई एम ए स्टूडेंट। एज ए स्टूडेंट मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एज ए स्टूडेंट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे अभी अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स में पढ़ाई करके एग्ज़ाम्स को पास करना है, अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, वॉट एवर। बट क्यों क्लियर होना चाहिए। और नॉर्मली सोसाइटी में लोग केवल क्यों में क्या, किस एलिमेंट को कंसिडर करते हैं? क्यों में कि सोसाइटी में लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, मतलब आपके पेरेंट्स आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ऑन टॉप आना है। क्यों आना है? और उनके सेटिस्फैक्शन के लिए। उनके सेटिस्फैक्शन के लिए। अब हम सब तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ गए हैं, ठीक है। हम चाहते हैं ओके हम पेरेंट्स को सेटिस्फाई कर दें। दिस इज वन अप्रोच। व्हाट कैन बी द अदर अप्रोच हेयर विच कैन वर्क वेल? अगर हम कृष्ण को अपने जीवन में अगर हमने सेंटर बना लिया है, तो हमारे लिए एक ऑल्टरनेट क्या वर्क करेगा जिससे हमारा फोकस स्टडीज के ऊपर स्ट्रांग हो पाएगा? हम कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब हम कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम अपनी लाइफ में जो भी करेंगे उसको अपने लेवल पे परफेक्टली करेंगे। क्योंकि यदि हमने किसी चीज को गलत ढंग से किया तो उस प्रोसेस के थ्रू हमारा नाम तो चलो जो खराब होगा वो होगा ही,
भगवान का नाम भी खराब होगा। तो इनडायरेक्टली हम अपनी स्टडीज़ के थ्रू भगवान को भी भगवान का रिकॉग्निशन बढ़ाना चाहते हैं, भगवान के फेम को ऊपर लेके जाना चाहते हैं। कई बार आप सुनते होंगे कि ये बच्चे ने ये किया, ये बहुत ज़्यादा गीता पढ़ता था, हमारा ही इज़ वेरी स्टूडियस, वेरी मार्वलस इन स्टडीज़, बिकॉज ये बच्चा बहुत स्पिरिचुअल है। तो स्पिरिचुअलिटी का बाय डिफ़ॉल्ट बाय प्रोडक्ट है कि आपका स्टडीज़ में फोकस अपने आप फिक्स होना चाहिए। ये बाय प्रोडक्ट है, जिससे कि आप एक अच्छे स्टूडेंट बनकर अपना अच्छा करियर बनाकर कृष्ण को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकें। देखिए, वन रूल इज़ कि स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए, अभी तो वैसे स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस करने की ज़्यादा आप लोग इस चीज़ के बारे में अभी तो नहीं सोचते, बट एक प्रिंसिपल हमेशा याद रखिएगा, आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद, कि स्पिरिचुअल लाइफ हमारी एजुकेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम जानते हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ हमारी एजुकेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बट हम अगर अच्छे से अपने आप को एजुकेट कर लें तो हमारी एजुकेशन के थ्रू हम अच्छे से भगवान के मैसेज को स्प्रेड करने में हम एक इंस्ट्रूमेंट बन सकते हैं। क्योंकि यदि आपकी अच्छी स्टडीज़ है तो लोग आपको पूछेंगे, अगर अच्छी स्टडीज़ नहीं है तो लोग आपको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। तो सोसाइटी में एक स्टैंडिंग बनाने के लिए एक वो नीड, आई वोंट से इट इज़ ए नीड, बट आई थिंक वो इट हेल्प्स इन योर सर्विस टू गॉड इन द लॉन्ग रन। इट इज़ नॉट रियली ए नीड, बट सोसाइटी क्योंकि हमें इस तरीके से ट्रेन कर रही है तो हम सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग काम करते हैं। इट डजंट मीन दैट हम अपने माइंडसेट को, अपने प्रिंसिपल्स को चेंज कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत हाई लेवल के टारगेट्स लेके चलते हैं, दैट आई हैव टू बी टॉपर इन द क्लास। तो हम जब अपने टारगेट सेट करें, हमें अपनी सीमाओं का पता होना चाहिए। यदि हम अपनी सीमाओं को साथ साथ लेके नहीं चलेंगे तो हमारे लिए समझौता करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम कहेंगे प्रभु जी क्या बातें कर रहे हो, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तो है संघर्ष, दूसरा है सीमाएं, और तीसरा है समझौता। 3 सा हो गए। संघर्ष मीन्स स्ट्रगल, चैलेंजेस होंगे तो स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। दूसरा है अपनी लिमिटेशंस को साथ साथ लेके चलो। हर बच्चा इस संसार में टॉप पर आने के लिए नहीं बना हुआ। अरे भाई, जो हमारी इंटेलिजेंस है वो इंटेलिजेंस तो आप उसको थोड़ा सा फाइन ट्यून जरूर कर सकते हो, बट आप कहो कि मैं अपने ब्रेन को एक सुपर ह्यूमन ब्रेन में कन्वर्ट कर दूंगा केवल ट्रेनिंग के थ्रू, विल इट वर्क? इट विल नॉट वर्क। वी ऑल हैव आवर ओन इंडिविजुअल लिमिटेशंस। हमें अपनी उन लिमिटेशंस के साथ चलना है आगे लाइफ में। एंड देन एट टाइम्स हमें अपनी लाइफ में सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। सेक्रीफाइस तो होगा ही ना, समझौता, एडजस्टमेंट करनी होगी। क्योंकि कई बार आप जो चाहते हैं, व्हाट यू डिज़ायर इन लाइफ, कभी वो आपको चीज़ मिल जाएगी, कभी ऐसा भी होगा जब आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। जब आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी तो कभी मायूस मत होना, क्योंकि ऐसे स्टेजेस आएंगी लाइफ में जब हम अपनी लाइफ में जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलेंगी। और कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, रिमेंबर वन रूल कि ये तो लाइफ के बहुत छोटे से एग्ज़ाम्स हैं, बड़ा कुछ नहीं है। जिस चीज़ को बड़ा सोसाइटी बना रही है, इन रियलिटी इट इज़ नॉट बिग। सबसे बड़ा एग्ज़ाम तो हमें मृत्यु के समय देना होगा। दैट्स गोइंग टू बी द बिगेस्ट एग्ज़ाम ऑफ लाइफ। बट एनी हाउ, एटलीस्ट इन ए वे वो फेज हमसे बहुत दूर है। धीरे धीरे हम सब लोगों को अपने आप को प्रिपेयर करना है। कभी छोटे एग्ज़ाम आएंगे, कभी बड़े एग्ज़ाम आएंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।